बच्चों क्वेश्चन है प्रूव दैट अ लिक्विड एट रेस्ट ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या मतलब है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है, वाटर मान लो या कोई सा भी लिक्विड मान लो, और वो लिक्विड रेस्ट पर है, ठीक, रुका हुआ है। तो जो भी लिक्विड रेस्ट पे होता है वो जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है उस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं करता है। मतलब ये जो लिक्विड है ये अपने बेस पर, कंटेनर के बेस पर, कंटेनर की वॉल्स पे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, टेढ़ी नहीं लगाएगा। तो हमको ये प्रूव करना है। तो इसको हम कैसे प्रूव करें? हम इसको करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। लेट अस से कि ये लिक्विड बेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता है, किसी दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मान लो ये लिक्विड बेस पर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो हम इस फोर्स को ले लेते हैं F और इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं। एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। मान लो हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स थीटा एंगल पे लगा रहा है, ठीक है, जो कि ये नहीं लगा रहा, बट वही हमें प्रूव करना है कि हमने जो एजम्पशन ली थी वो गलत ली थी। तो इस फोर्स के हमने दो कंपोनेंट कर लिए। एक हमने कंपोनेंट कर लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कि हो गया F cos थीटा, और एक हमने कर लिया वर्टिकल डायरेक्शन में जो कि हो गया F sin थीटा। मतलब अगर ये लिक्विड का कोई भी पार्ट कंटेनर पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा हो तो उस फोर्स के दो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, F cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और F sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन क्योंकि ये लिक्विड तो रेस्ट पर है, और अगर ये लिक्विड रेस्ट पर है तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स का कंपोनेंट है F cos थीटा वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही होती तो ये रेस्ट पे रहता क्यों? ये तो चल देता भाई। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे इसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही तो ये रेस्ट पे पड़ा क्यों है? ये इस तरफ मूव क्यों नहीं करता, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दिस F cos थीटा मस्ट बी जीरो, और F तो जीरो नहीं है सिंस F इज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई लिक्विड फोर्स तो लगा रहा है ना, देयरफॉर cos थीटा मस्ट बी जीरो। और cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा कितना होता है 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, यानी कि जो फोर्स है ये पूरी की पूरी ऐसे है वर्टिकल। तो प्रूव हो गया कि जो कोई भी लिक्विड है रेस्ट पे वो कंटेनर की वॉल्स और बेस पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करेगा। क्वेश्चन है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ डेप्थ h इन अ फ्लूइड। एक फ्लूइड के अंदर उसके फ्री सरफेस से h डेप्थ पे क्या प्रेशर होगा ये हमें डिराइव करना है फॉर्मूला। तो ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये हमारे पास फ्लूइड है। तो अगर हमें h डेप्थ पे प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव करना है तो उसको किस तरीके से किया जाएगा जरा ध्यान से देखना। इसी कंटेनर के अंदर हमने इसी कंटेनर का एक पार्ट मान लिया सिलेंड्रिकल शेप का। ये जो आप छोटा सिलेंडर देख रहे हो ये अलग से हमने सिलेंडर नहीं डाला इसमें, ये जो लिक्विड है इसी का एक इमेजिनरी पार्ट ले लो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी? एक तो इस पार्ट का वेट होगा mg जो डाउनवर्ड लगेगा, और ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला जो लिक्विड है वो इस पे एक प्रेशर लगाएगा, और इसके नीचे वाला लिक्विड है जो नीचे से ऊपर की तरफ इस पे एक प्रेशर लगाएगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है इसलिए इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या होगी? जीरो। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या क्या फोर्सेस हैं? एक तो mg फोर्स लगेगी उस पे नीचे, एक नीचे से देखो फोर्स होती प्रेशर इनटू एरिया, नीचे से प्रेशर लग रहा है P2 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, छोटा सा हमने पार्ट इमेजिन किया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और हाइट जो है वो इसकी h है। तो नीचे से इस पे क्या फोर्स लगेगी? ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगी P2 इंटू A, और ऊपर से भी एक प्रेशर लग रहा है P1 तो वो भी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा P1 इंटू A। अब ये सारी फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए बिकॉज
ये पूरा रेस्ट पर है। तो ऊपर वाली टोटल फोर्स, ऊपर क्या फोर्स है, केवल एक फोर्स है P2A, वो नीचे वाली टोटल फोर्स के बराबर होनी चाहिए। नीचे दो फोर्सेस है, नीचे की तरफ mg और P1 है, तो P2A शुड बी इक्वल टू mg प्लस P1A। अब अगर आप इसको इस तरफ ले आओ तो आप लिखोगे P2A माइनस P1A इक्वल टू mg। m है मास, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी है रो, तो इसका इस पार्ट का मास कितना होगा, इस पार्ट की वॉल्यूम कितनी है, एरिया इंटू हाइट। भाई वॉल्यूम कितनी होती है, एरिया इंटू हाइट, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब यहां से अगर आप A कॉमन ले लो तो P2 माइनस P1 इंटू A इक्वल टू A H रो G। अब यहां पे A से A कैंसिल हो गया, यहां पे A से A कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा P2 माइनस P1 इक्वल टू H रो G। यानी कि इन दोनों लेवल्स में प्रेशर का जो डिफरेंस है वो H रो G है। यानी कि अगर आप H डेप्थ नीचे चले जाओ तो प्रेशर H रो G बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि P1 तो ऑलरेडी यहां पे था ही और आप H डेप्थ नीचे चले गए, तो जो P2 प्रेशर है वो है P1 प्लस H रो G। यानी H डेप्थ वर्टिकल जाने पे प्रेशर H रो G बढ़ जाता है। अब आप सोचो कि अगर यही सिलेंड्रिकल पोर्शन में कुछ इस तरीके से लेता कि इसका जो अपर पार्ट है वो लिक्विड के अपर पार्ट के साथ मैच कर जाता, तो ऊपर की तरफ तो फिर उसके कोई लिक्विड ना बचता। तो उस केस में ये वाला जो पार्ट है जिसपे P2 प्रेशर है ये H डेप्थ पे आ जाता। तो उस केस में मैं मान लेता हूं कि जो P2 है वो P है और P1 जो है वो 0 होगा, क्योंकि ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं। तो सीधा सीधा वहां पे P1 को 0 रखा तो P आ गया, P2 को P रखा तो P आ गया H रो G। यही हमारा फॉर्मूला है कि H डेप्थ पे कितना प्रेशर होता है, H डेप्थ पे लिक्विड के फ्री सरफेस से प्रेशर होता है H रो इंटू G। ओके, सो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर कर लूं, यहां पे तो हमने किया नहीं भाई, अगर ये ऊपर मैच कर जाता तो इसके ऊपर लिक्विड तो नहीं होगा लेकिन एटमॉस्फेयर तो होगा ना। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लें हम तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रेशर एट डेप्थ H होगा वो होगा PA प्लस H रो G, PA प्लस H रो G। इसको बोला जाता है गेज प्रेशर, इसको बोला जाता है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, और इसको बोला जाता है टोटल प्रेशर, इसको बोला जाता है टोटल प्रेशर। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ऐड कर दूं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, कैसे काम करती है, जरा ध्यान से सुन लो। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी लिफ्ट है जो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए यूज होती है। इसमें क्या है, दो ओपनिंग्स रहती हैं, एक ओपनिंग का एरिया कम रहता है, नैरो ओपनिंग है, दूसरी ओपनिंग का एरिया बहुत ज्यादा है, वो एक ब्रॉड ओपनिंग है। और इस चैम्बर के अंदर जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, एक फ्लूइड भरा रहता है जो इनकंप्रेसिबल होता है, मतलब दबता नहीं है। तो इन दोनों ओपनिंग्स पे पिस्टन्स लगे हुए हैं, यहां पे पिस्टन लगा दिया, यहां पे पिस्टन लगा दिया, जो पिस्टन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये लिक्विड को दबाएंगे। ये लिक्विड यहां पे हम लोग मान लेते हैं इसके अंदर जो भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है ये यहां पे फिल हमने किया हुआ है, और ये हमारे दो पिस्टन्स हैं, ये और ये। ठीक, अब जो भी आपको हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है, हमको कोई बहुत ही हैवी सा ब्लॉक लिफ्ट करना है सपोज, तो उस ब्लॉक को हमने प्लेस कर देना है बड़े वाले पिस्टन पे। तो बड़े वाले पिस्टन पे इसको प्लेस कर दिया हमने, ये रहा हमारा हैवी ब्लॉक, इसको हमने बड़े वाले पिस्टन पे प्लेस कर दिया। अब अगर हम यहां से एक फोर्स लगाते हैं स्मॉल f, मान लो इस वाले पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्मॉल a है, तो यहां पे एक फोर्स लगेगी कैपिटल F। इस वाले पिस्टन का जो एरिया है वो कैपिटल A है।
यहां से आपने फोर्स लगाई F, ये इधर से नीचे जाएगा, ये इधर से नीचे जाएगा, तो ये जो लिक्विड है ये इनकंप्रेसिबल है, ये दबेगा तो नहीं, तो अगर ये इधर से नीचे जाएगा तो इसको उधर से ऊपर उठना पड़ेगा। अब पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ ये कहता है कि अगर आप एक तरफ प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे एक क्लोज्ड चैम्बर में जिसमें एक आइडियल फ्लूइड है, तो वो प्रेशर हर पॉइंट पे बराबर बढ़ेगा या घटेगा। तो आपने यहां पे फोर्स लगाई F, so by Pascal's law, F by A should be equal to F by A। तो जितना प्रेशर आपने यहां बढ़ाया उतना ही प्रेशर यहां पर भी बढ़ना चाहिए था। सो दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल F बाय कैपिटल A, एंड सिंस दिस एरिया, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि जो कैपिटल F की वैल्यू है, पहले इसको ऐसे लिख लो, यहां लिख देता हूं, तो कैपिटल F की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? कैपिटल F की वैल्यू आएगी कैपिटल A बाय स्मॉल a इंटू स्मॉल f, है ना। कैपिटल F की वैल्यू ये आएगी। सो आप यहां पे लिख सकते हो सिंस दिस कैपिटल A एरिया इज मच ग्रेटर देन द स्मॉल a एरिया। अगर ये बहुत बड़ा है, न्यूमिनेटर बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो कैपिटल F फोर्स शुड बी मच ग्रेटर देन द स्मॉल f फोर्स। मतलब अगर ये वाला एरिया पिस्टन का इस वाले एरिया से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, तो यहां पे जो फोर्स है वो भी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहां पे आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो ये 1000 न्यूटन की हो जाएगी, और वो 1000 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक हैवी ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए सफिशिएंट होगी। तो ये हो रहा है यहां पे, लेकिन ये मैजिक हो कैसे रहा है? फोर्स ऐसे कैसे बढ़ जाएगी अपने आप? तो सिंपल सी बात है, यहां पे आप वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो भाई। ऐसा नहीं हम कह रहे कि ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, ये बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर आप इसको बहुत ज्यादा नीचे भेजोगे तो जितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, तो इसका एरिया कम है, तो बहुत ज्यादा हाइट आपने नीचे भेजा तो इसका एरिया ज्यादा है। जितना लिक्विड यहां से बहुत ज्यादा हाइट में नीचे चला जाएगा, यहां से थोड़ी सी हाइट में ऊपर आएगा, तो जितना वॉल्यूम यहां से धक्का मारोगे, भाई लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, दबता नहीं है, तो उधर से उसको उतना ऊपर आना पड़ेगा ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो इसको, अगर आपने इसको धक्का मारा है और ये D नीचे गया है, D1 नीचे गया है, या फिर स्मॉल d नीचे गया है और ये कैपिटल D ऊपर आया है, सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी F इंटू स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल F इंटू कैपिटल D, है ना। वर्क डन तो सेम रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहां, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वहां। तो क्योंकि जो आपका ये वाला फोर्स है बाय पास्कल लॉ, ये बहुत ज्यादा है छोटे वाले फोर्स से, देयरफॉर D बहुत बड़ा होगा स्मॉल d से, तो ये बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक। तो पास्कल लॉ के बेसिस पे ये लिफ्ट काम करती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको बोलते हैं। अच्छे से इसकी वर्किंग डायग्राम और ये सारी थ्योरी प्रिपेयर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सरफेस एनर्जी क्या होती है कि जैसे कोई भी लिक्विड सरफेस है, आप जानते हो कि उस लिक्विड सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट करती है जो लिक्विड का सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करती है। तो अगर किसी फोर्स की हेल्प से लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाया जाए तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर फोर्स के उल्टा फोर्स लगानी होती है तो वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेचुरली बॉडी नीचे आना चाहती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप इसके उल्टा लेकर जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी फोर्स कोई भी लिक्विड सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट करती है, तो सरफेस टेंशन उस लिक्विड का सरफेस एरिया घटाने की कोशिश करती है। तो अगर आप बढ़ाओगे तो आपको फोर्स सरफेस टेंशन की फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो वो काम, जो भी आप किसी बॉडी पे काम करते हो, जैसे मैंने इसको उठाने के लिए इस पे काम किया, तो वो उस बॉडी में किसी न किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया of a liquid surface against the force of surface tension gets stored in the surface in the form of surface energy.
समझ में आई बात? लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमेशा काम करना पड़ता है, इसीलिए तो पोछा मारने में जान निकलती है। पोछा मारने का मतलब क्या, भाई पानी गिर गया तो आप कोई हीट हो जो उसको आप सुखाते हो, नहीं। जब आप पोछा मारते हो तो आप क्या करते हो, आप उसका एरिया बढ़ाते हो। एरिया बढ़ाने में आपको काम करना पड़ता है, आप थकते हो, इसलिए जान निकलती है पोछा मारने में। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से काम हमें करना पड़ता है, काम करना पड़ता है तो वो काम हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। हमारा काम है उसका एरिया बढ़ाना, सूख वो खुद जाएगा, ठीक है। पानी गिराने में कोई काम नहीं करना पड़ता, पानी गिराया, ये मज़ा आया। अब मम्मी बोलेगी नहीं बेटा पोछा भी मार इस पे, तो जान निकलती है, क्योंकि तब काम करना पड़ता है। ठीक, समझ में आई बात? ओके, तो कैसे हम लोग निकालें फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का? सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए थोड़ी सी इमेजिनेशन की ज़रूरत है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। मान लो ये एक मेटेलिक फ्रेम है और इस मेटेलिक फ्रेम पे ये 3 ऐसे हमने इसकी शेप दे दी, मोड़ के इसको, मान लो एक कॉपर की मोटी सी वायर थी जिसको ऐसे 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 मोड़ के मेटेलिक फ्रेम बना दिया, और इस मेटेलिक फ्रेम पे एक मूवेबल आर्म लगा दी जिसको हम पकड़ के आगे पीछे खिसका सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने इस मेटेलिक फ्रेम को एक लिक्विड सॉल्यूशन में डिप कर दिया, सोप सॉल्यूशन में हमने इस मेटेलिक फ्रेम को डिप कर दिया और धीरे से बाहर निकाला। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर एक सोप फिल्म आ जाएगी, है ना। ऐसे निकालना है धीरे से कि यहाँ पर सोप फिल्म आ जाए, ऐसा नहीं कि निकाल दिया बस और कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे क्या आना चाहिए, सोप फिल्म, मूवी नहीं, पतली सी लेयर सोप की, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, तो क्या होगा बच्चों, इसके सरफेस पे सरफेस टेंशन एक्ट करेगी जो इसका एरिया घटाने की कोशिश करेगी। तो वो किधर एक्ट करेगी, वो इधर एक्ट करेगी, ऐसे एरिया घटाएगी ना, कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये 3 साइड्स तो फिक्स्ड है, अब मैं क्या करूं, मैं इसको आराम से पकड़ के खींचूं धीरे धीरे। मान लो मैं इसको पकड़ के इधर खींचता हूं और x डिस्टेंस में इसको मूव करा के ले आया हूं सच दैट कि ये हमारी सोप फिल्म टूटी नहीं। यहां तक मैं ले आया हूं इसको x डिस्टेंस मूव करा के, तो इसका एरिया बढ़ गया। अब जो मुझे काम करना पड़ा इसका एरिया बढ़ाने में, वही इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी, है ना। तो हमने उस वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है। बट हम थोड़ी सी बात देखें कि ये जो सोप फिल्म है इसकी कुछ थिकनेस होगी, है ना। और ये जो मूवेबल आर्म है, इस मूवेबल आर्म पे ये सोप फिल्म चिपकी हुई है, इस तरफ वाला हिस्सा भी और पीछे वाला हिस्सा भी। तो यानी इसके एक नहीं 2 सरफेसेस हैं, और हमने एक सरफेस का एरिया नहीं बढ़ाना, दोनों का एरिया बढ़ाना है। समझ में आई बात? ओके, तो टोटल जो लेंथ है, देखो सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन होती है S = F/L, है ना। F जो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। अब भाई अगर इधर F फोर्स से ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें भी तो इधर F फोर्स से ही खींचना पड़ेगा, तभी तो ये खींचेगा। अब आप ये मत कहना कि अगर इधर F फोर्स लग रही है, तो हमें इधर F से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, नहीं। बेसिक मैकेनिक्स, हमें इसको एक्सेलरेट नहीं करना है इस तरफ, हमें कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। यू नीड एक्स्ट्रा फोर्स ओनली व्हेन यू वांट टू एक्सेलरेट थिंग्स। यहाँ पे हमको एक्सेलरेट नहीं करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो ये दोनों फोर्सेस बराबर होनी चाहिए। लेकिन एल क्या होता है, एल होता है कि लिक्विड सरफेस जो है वो कितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में है उस चीज़ से, तो कितनी लेंथ उसकी कॉन्टैक्ट में है। क्या एल लेंथ कॉन्टैक्ट में? नहीं। एल लेंथ क्या है, एल ये है मान लो, पीछे वाला भी तो कॉन्टैक्ट में है ना, दूसरी तरफ वाला हिस्सा, तो कितनी कॉन्टैक्ट में है, 2L। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 2L × S। तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी मुझे, फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी 2L × S। तो वर्क मुझे कितना करना पड़ेगा, इसको मैंने कितना खींचा, x, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, x। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 × Lx × S। Lx क्या है बच्चों, ये जो रेक्टेंगल सा बन रहा है इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L × x। Lx इसका एरिया है, और Lx बेसिकली है क्या, Lx है एक सरफेस का जो इंक्रीज हुआ एरिया। वो पहले इसका एरिया इतना था, अब सोप फिल्म का एरिया इतना था, अब सोप फिल्म का एरिया इतना हो गया, यानी कि एक्स्ट्रा इंक्रीज इतना हुआ। सो दिस इज इंक्रीज इन एरिया।
Lx, और पीछे वाला भी इंक्रीज हुआ है, वो भी Lx, तो 2Lx क्या हुआ, 2Lx हुआ टोटल इंक्रीज इन एरिया, जिसकी जगह हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए। सो दिस इज द टोटल वर्क डन, this is the total work done to increase the area of liquid surface, and this work is stored in the soap film in the form of surface energy। समझ में आई बात? तो वो हमें छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती है, क्योंकि जब भी हम लोग, बहुत बार मैं बता चुका हूं तुमको, जब भी एनर्जी का डेरिवेशन करते हैं बेसिकली वर्क का करते हैं, और फिर फाइनली ये लाइन लिख देते हैं कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ दैट एनर्जी। ठीक, सो यहां पर भी हम लोग वही करने वाले हैं, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द लिक्विड सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी ई का फॉर्मूला हो गया डेल्टा ए इंटू एस, जिसको वर्ड्स में हम लिख सकते हैं, हमारा डेरिवेशन यहीं खत्म हुआ, सरफेस एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन। ठीक, इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। समझ में आई बात? ओके, सो यहां पर डेरिवेशन खत्म हुआ, छोटा सा डेरिवेशन है 2 नंबर का आता है। क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसका एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना है। बच्चों, हम जानते हैं कि लिक्विड सरफेस की शेप अगर कॉनकेव या कॉन्वेक्स होती है तो दोनों तरफ सरफेस के प्रेशर सेम नहीं होता, हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो मान लें अगर यहां पे हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, मान लो यहां पे हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है और उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है P। उस एक्सेस प्रेशर ने इस लिक्विड ड्रॉप को बाहर की तरफ धक्का मारा, है ना। ये लिक्विड के अंदर एक्सेस प्रेशर है P, जिसने इसको बाहर की तरफ धक्का मारा, और इस धक्के की वजह से क्या हुआ, इस लिक्विड ड्रॉप का साइज बढ़ गया, राइट। तो मान लो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है ये बढ़ गया हमारा dr, और ओरिजिनली इसका जो रेडियस था वो r था, तो नया रेडियस इसका क्या हो गया, r प्लस dr, नया रेडियस इसका हो गया r प्लस dr। तो वर्क कितना हुआ, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अंदर से अगर फोर्स F लगी है तो हम बोल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में वर्क कितना हुआ, F इंटू dr, और फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो P इंटू A इंटू dr। एरिया मतलब फोर्स किस पे लग रही है, पूरे सरफेस पे लग रही है, तो यहां पे हमें पूरे सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। पूरे सरफेस का एरिया होता है, क्योंकि ये स्फीयर है, तो पूरे सरफेस का एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। इसको हम ले ले 1। दूसरा, इसके अंदर हमको एक और फॉर्मूला पता है कि वर्क होता है सरफेस टेंशन S इंटू इंक्रीज इन एरिया डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन जो है उसको S ले लिया, और इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया है 4 पाई r प्लस dr का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो अब अगर आप यहां से 4 पाई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 पाई s, और अंदर यहां पे क्या बचेगा, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 4 पाई कॉमन चला गया तो यहां पे बचेगा r स्क्वायर, और इस r स्क्वायर से इस r स्क्वायर को आप कैंसिल करो, और ये जो dr होल स्क्वायर वाली जो टर्म है इसे आप इग्नोर करो, क्योंकि dr बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा W इक्वल टू 4 पाई S बाहर इंटू 2r dr, है ना, ये गया ये कट गया, 2r dr, ये 1 था, और इसको आपने ले लेना है 2। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों W के फॉर्मूले हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दो,
देयरफॉर इनको इक्वेट करके आपको क्या मिलेगा, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू ये वाला 4 पाई एस 2 आर डी आर, 4 पाई एस 2 आर डी आर। ठीक, अब जो जो कैंसिल हो रहा है आप उसको कैंसिल कर दो। देखो एक तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, एक डी आर से पूरा डी आर कट गया, एक आर से आर कैंसिल हुआ, तो बचेगा क्या, P बचेगा 2s बाय आर, यानी कॉनकेव साइड पे इतना प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। ठीक है, इतना प्रेशर ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया हमारा लिक्विड ड्रॉप का, कि अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। लेकिन अगर हम सोप बबल की बात करें तो सोप बबल के अंदर तो एयर है, तो सोप बबल के दो सरफेसेस है, एक बाहर वाला सरफेस है, एक अंदर वाला सरफेस है। तो अगर ये सोप बबल की थिकनेस है ना, बहुत कम होगी, बट थोड़ा ज्यादा बनाया है ताकि आपको दिखाई दे, कम तो दिखाई नहीं देगा। ये पूरा सोप बबल रहेगा हमारा, उसका एक पार्ट हमने ले लिया। तो जैसे ही आप कोई कॉनकेव साइड क्रॉस करोगे, जैसे यहां पे प्रेशर है मान लो PA जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, फिर आपने एक कॉनकेव साइड क्रॉस करी, तो कॉनकेव साइड पे प्रेशर कितना बढ़ गया, 2s बाय आर। तो यहां पे इस वाले रीजन में प्रेशर हो जाएगा PA प्लस 2s बाय आर। और फिर आप और अंदर गए तो फिर आपने एक कॉनकेव साइड क्रॉस करी, तो यहां पे प्रेशर PA प्लस 2s बाय आर फिर से ऐड कर दो, तो टोटल हो जाएगा 4s बाय आर। यानी कि सोप बबल के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, वो 4s बाय आर है। अब इसको आप डेरिवेशन में कैसे करोगे, जब आपको स्कूल में डेरिवेशन आएगा जिसमें सिर्फ सोप बबल का ही आपको एक्सेस प्रेशर डिराइव करना होगा फॉर्मूला, तो जब आप ये वाला स्टेप करोगे तो आप डेल्टा ए पे 2 लगाओगे, क्योंकि दो सरफेसेस हैं, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, तो वो 2 एक चलता हुआ आपका आएगा, वही 2 आपका एक एक्स्ट्रा यहां पे रहेगा, तो फाइनल आंसर आपका 4s बाय आर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से डिराइव कर लेना। और लैंग्वेज का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो PDF शेयर किया हुआ है उसमें जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल वही आपको लिख के आनी है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं एक एक टॉपिक, लेकिन डेरिवेशन की एक लैंग्वेज भी होती है, तो वहां से आप उसको सीख लेना। ज्यादा कुछ नहीं उसमें लिखना होता है, कि जो जो मैंने बोला है, जो ये सिचुएशन है, जो इसके सिंबल्स हमने लिए हैं, वो सब एक्सप्लेन करना होता है 1-2 पैराग्राफ में। तो PDF में दिया ही हुआ है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिलैरिटी, डिराइव एसेंट फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो इस चैप्टर का। बच्चों कैपिलैरिटी क्या होती है, द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। एक कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, एक कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतली ट्यूब होती है। एक बहुत ही पतली ट्यूब इमेजिन करो जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो। उस ट्यूब को अगर आप किसी लिक्विड में डिप करोगे तो लिक्विड अपने आप उस ट्यूब में ऊपर चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा उसकी तो बात हम अभी करेंगे। इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलैरिटी, और ये जो पतली सी ट्यूब है इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलैरिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास, जैसे टॉवल जो है वो कैपिलैरिटी के बेसिस पर ही काम करता है। टॉवल में जो थ्रेड्स हैं छोटे छोटे, वो कैपिलरी ट्यूब की तरह एक्ट करते हैं। जब आप उस टॉवल को किसी वेट सरफेस पे रखते हो तो वो थ्रेड्स जो हैं वहां से पानी को सोख लेते हैं। या फिर जो इंक पेन होता है उसका जो निब होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जब आप उसमें इंक फिल करते हो तो वो इंक को ऊपर सोखता है। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं कैपिलरी एक्शन से रिलेटेड। हमें एसेंट फॉर्मूला डिराइव करना है, मतलब अगर एक कैपिलरी ट्यूब को एक लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो लिक्विड कितना राइज करेगा उस ट्यूब में, उस H का हमें फॉर्मूला ढूंढना है। बट सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लिक्विड जो है वो ट्यूब में राइज करेगा ही क्यों। मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है। इस कंटेनर में एक लिक्विड है, मान लो वाटर है, ठीक। अब ये वाटर है। अब अगर
आप इसमें एक बहुत पतली सी ट्यूब डाल दोगे, थोड़ी मोटी मैं बनाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। अगर हम इसमें एक ऐसी ट्यूब डाल देंगे, ग्लास ट्यूब है और ये आसपास इसके वाटर है, तो आप जानते हो कि ग्लास और वाटर की जो अडेसिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हैं, ग्लास और ग्लास के मॉलिक्यूल्स की जो कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक है। तो यहां पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पे जो मेनिस्कस है, जो फ्री सरफेस है इस लिक्विड का, यहां पे वो क्या शेप ले लेगा, वो कॉनकेव शेप ले लेगा। और कॉनकेव साइड पे हमेशा प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। जब हमने ये ट्यूब नहीं डाली थी तो प्रेशर, ये पूरा का पूरा सरफेस फ्लैट था, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेशर बराबर था, जो कि था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब हमने इस ट्यूब को डाल दिया तो इस कर्व्ड सरफेस के बनने की वजह से यहां पर प्रेशर बढ़ गया और यहां पे घट गया। और कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर कितना ज्यादा होता है, एक्सेस प्रेशर वाले टॉपिक में आपने पढ़ा है 2S/R। तो यहां पे तो प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बिकॉज ये तो एटमॉस्फेयर को खुला हुआ है ना एंड, तो इसके ठीक नीचे प्रेशर, क्योंकि कॉनकेव सरफेस पे 2S/R प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसके कॉन्वेक्स वाली साइड पे जो प्रेशर होगा वो होगा Pa-2S/R। S जो होता है इस लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है, और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले पार्ट का, राइट। तो इस पॉइंट पे प्रेशर घट गया। अब आप जानते हो कि लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन करना चाहता है तो हर डेप्थ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब प्रेशर तो यहां पे इस पॉइंट पे तो अभी भी प्रेशर Pa है ना, क्योंकि ये तो फ्लैट ही है, लेकिन सेम इतनी ही डेप्थ पे यहां पर एक पॉइंट है जहां पर प्रेशर 2S/R कम है, ये तो नहीं चलेगा। सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस लिक्विड को अपना प्रेशर यहां पे बढ़ाना पड़ता है। और वो कैसे बढ़ाता है, वो बढ़ाता है राइज होके, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड की हाइट इस ट्यूब में बढ़ती जाएगी, इस पॉइंट की डेप्थ बढ़ती जाएगी, और H डेप्थ पे प्रेशर होता है H-ρ-G, तो डेप्थ बढ़ती जा रही तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये लिक्विड ऊपर उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, उठता जाएगा, कहां तक उठेगा, जहां तक इस पॉइंट का जो प्रेशर है दोबारा से 2S/R के बराबर बढ़ नहीं जाता, तो फिर एक इक्विलिब्रियम जो है वो आ जाएगा। समझ में आई बात। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि ये ग्लास ट्यूब बहुत पतली है, तो ग्लास और वाटर के बीच में एडहेसिव फोर्सेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो ग्लास ट्यूब के पतला होने की वजह से क्या होगा कि जो ग्लास वॉल्स हैं वो लिक्विड के बहुत ज्यादा पास होंगी, तो वो लिक्विड को अपनी तरफ ऊपर खींचेंगी खींचेंगी खींचेंगी। तो जैसे जैसे लिक्विड ऊपर ट्यूब में बढ़ता जाएगा, लिक्विड का जो वजन है ट्यूब में वो भी बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो इसको और ऊपर नहीं खींच पाएंगी, फिर वहां पे जाके लिक्विड कहीं पे रुक जाएगा। ठीक, तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब हम डिराइव करेंगे एसेंट फॉर्मूला। प्रेशर कितना घटा, 2S/R, और कितना बढ़ा, यहां पे प्रेशर बढ़ा H-ρ-G, तो ये जो 2S/R यानी जितना घटा था वो H-ρ-G के बराबर होना चाहिए, यानी जितना बढ़ा था। तो एसेंट फॉर्मूला के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी 2S/R इक्वल टू H-ρ-G, और यहां से अपने को H की वैल्यू मिलेगी, यहां से अपने को H की वैल्यू मिलेगी 2S/R-ρ-G। कहने को तो यही एसेंट फॉर्मूला है, बट समस्या ये है कि यहां पे जो R है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो कर्व्ड बना है इसका, वो तो हमें पता नहीं होगा, पर हमें ट्यूब का रेडियस तो पता होगा। तो क्यों ना हम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर R को ट्यूब के रेडियस की टर्म्स में चेंज कर लें। अगर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखा जाए तो इस कर्व्ड सरफेस को पूरा बनाया गया, तो ये ऐसा सर्कल बना, इसका रेडियस है ये और ट्यूब का रेडियस है ये। अब यहां से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल पूरा 90 है, ये एंगल थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, और ये टेंजेंट है, रेडियस है, तो ये पूरा एंगल भी 90 है, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा, वापस थीटा। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लें, तो हमें वैल्यू चाहिए कैपिटल आर की, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक थीटा, राइट। तो हमारे पास यहां पे कैपिटल आर की वैल्यू आएगी स्मॉल आर इंटू सेक थीटा, या फिर सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। तो कैपिटल आर की जगह अगर हम
2s अपॉन स्मॉल r अपॉन cos थीटा लिख दें, साथ में लिख दें रो जी, और इस cos थीटा को ऊपर ले जाएं तो 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, ये हमारा एसेंट फॉर्मूला आ जाता है। ट्यूब में लिक्विड जो है वो इतना राइज करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा एनालाइज कर लें। एक तो ये हाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ट्यूब है। ऑब्वियसली अगर रेडियस पतली होगी तो उतना ही वजन लिक्विड का ज्यादा हाइट में आएगा, जितना सफिशिएंट है, जितना विस्कस एडहेसिव फोर्सेस खींच सकती हैं। या फिर अगर ट्यूब पतली होगी तो ग्लास वॉल्स ज्यादा पास होंगी, तो फिर वो और मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड ट्यूब में उतना कम चढ़ेगा। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लिक्विड उतना ट्यूब में कम क्यों चढ़ेगा? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी तो कम हाइट में ही ज्यादा वेट आ जाएगा लिक्विड का, फिर फोर्सेस जो है उसको ऊपर नहीं खींच पाएंगी। सिमिलरली जी जितना ज्यादा होगा वेट उतना ज्यादा होगा। कोई दूसरा प्लैनेट है जहां पे जी ज्यादा है, वहां पे जी ज्यादा है तो फिर लिक्विड का वेट ज्यादा होगा, तो फिर एडहेसिव फोर्सेस तो उतनी ही है ना, तो कम हाइट में ही लिक्विड का वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको एडहेसिव फोर्सेस ऊपर खींच नहीं पाएंगी। ठीक, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है। ऐसे लिक्विड्स के लिए जो सरफेस को वेट करते हैं उनका जो मेनिस्कस है वो कॉन्केव शेप का होता है और उनका थीटा एक्यूट होता है, तो उनके लिए cos थीटा पॉजिटिव आएगा, तो H पॉजिटिव, यानी कि ऐसे लिक्विड जो है वो राइज करेंगे। लेकिन मरकरी जैसे लिक्विड ग्लास कंटेनर में उनका तो मेनिस्कस जो है वो कॉन्वेक्स शेप का है, तो वहां पे जो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो ऑब्ट्यूस होता है। उस केस में cos थीटा नेगेटिव होगा और H नेगेटिव होगा, यानी मरकरी जैसे लिक्विड जो है वो ट्यूब में राइज नहीं करेंगे, वो ट्यूब में क्या करेंगे? फॉल करेंगे। ठीक, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर ले। क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है बच्चों? जैसे यहां पे हमारे पास एक मीडियम है कोई, ठीक, एयर ही मान लो कुछ भी, और इस मीडियम से एक बॉडी मूव करती हुई जा रही है। मान लो ये मीडियम है हमारा और इस मीडियम में एक स्फेरिकल बॉडी जो है वो मूव करती हुई जा रही है। ये यहां पे हमने बनाई स्फेरिकल बॉडी, और ये स्फेरिकल बॉडी आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है विद वेलोसिटी v। इस बॉडी का रेडियस है r और ये जो मीडियम है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा। अब होता क्या है कि जब ये बॉडी आगे बढ़ रही है तो ये बॉडी के मोशन की वजह से इस बॉडी के आसपास जो मीडियम की लेयर्स हैं उनमें तो एक मोशन पैदा हो जाता है, लेकिन जो दूर वाली लेयर्स हैं वो रेस्ट पे रहती है। जो सबसे पास लेयर है इस बॉडी के मीडियम की वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से जा रही है, उसके जो थोड़ी पीछे वाली लेयर है वो थोड़ी कम वेलोसिटी से जा रही है, उसके थोड़ी पीछे वाली लेयर है वो और कम वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, ये चलती हुई मीडियम की लेयर्स को अपने साथ ड्रैग करती हुई चलती। तो इससे क्या होता है, जो सबसे पास वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, फिर आगे की कम है, कम है, कम है, कम है, तो एक फ्रिक्शन पैदा होता है मीडियम में जो इस बॉडी के मोशन को अपोज करता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है F, जिसे बोला जाता है विस्कस ड्रैग। स्टोक्स लॉ स्फेरिकल बॉडी के लिए उस विस्कस ड्रैग को निकालने का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है 6 पाई, फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसमें कौन सी चीज क्या है मैं आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं। फोर्स जो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है वो F है, ईटा इस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर इस बॉडी का रेडियस है, वी इसकी वेलोसिटी है। इसको हमको डिराइव करना है बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो हम पहले मान लें कि अपने को पता ही नहीं है कि ईटा की पावर क्या है, आर की पावर क्या है और वी की पावर क्या है। तो इसकी पावर हमने ए ले ली, इसकी बी ले ली, इसकी सी ले ली। अब क्या था डायमेंशंस का मेथड? अब आप सबकी डायमेंशंस पुट करोगे, MLT -2 इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगा लें के। ईटा की डायमेंशन हमने पुट करी ML-1 T-1 होल टू द पावर A, रेडियस L टू द पावर B, वेलोसिटी LT-1
टू द पावर c। तो mlt माइनस 2 इक्वल टू k। अब क्या होगा, जिन जिन का भी बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दो। तो m तो कहीं नहीं है और सिर्फ m यहां पर है। l कहां पर है, l की पावर माइनस है, एक l यहां है प्लस b, एक l यहां है प्लस c। तो l की पावर हो जाएगी माइनस a प्लस b प्लस c। और t कहां पर है, t एक यहां है, तो t की पावर हो जाएगी माइनस a माइनस c। t की पावर हो गई माइनस a माइनस c। ठीक, ये अब पावर्स को कंपेयर कर दो। इधर m की पावर है 1, इधर है a, तो a क्या होना चाहिए 1। तो a की वैल्यू अपने को मिल गई 1। अब ये वाली इक्वेशन बाद में लिखेंगे क्योंकि इसमें a b c दो अननोन्स हैं, तो पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो t की पावर है माइनस a माइनस c और इधर t की पावर कितनी है माइनस 2। तो अगर आप a की वैल्यू 1 डाल दो, माइनस 1 उधर जाएगा, इधर t की वैल्यू t की माइनस a माइनस c mlt माइनस 2 और a की वैल्यू आई 1, तो माइनस 1 माइनस c इक्वल टू माइनस 2। ये उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो c की वैल्यू भी अपने को क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू भी अपने को मिल जाएगी 1। अब बचा b। b के लिए l की पावर्स को कंपेयर करो, l की पावर्स को कंपेयर करो। l की पावर माइनस a प्लस b प्लस c, माइनस a प्लस b प्लस c, और इधर l की पावर कितनी है, इधर l की पावर है 1, तो इसको हमने रख दिया 1। a और c की वैल्यू अपने को 1 मिल चुकी है, तो माइनस a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 1। माइनस 1 प्लस 1 कट गया, तो b की वैल्यू भी अपने को क्या मिल गई 1। तो तीनों की वैल्यू अपने को मिल गई 1, राइट, तीनों की वैल्यू मिल गई 1। तो यहां पे आप वैल्यू 1 पुट कर दो k लगा के, और एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया है कि k की जो वैल्यू है 6 पाई है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 6 पाई ईटा आर वी। ठीक, तो ये स्टोक्स लॉ है, लेकिन ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टोक्स लॉ किन कंडीशंस में वैलिड है। तो पहली कंडीशन तो ये है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि स्टोक्स लॉ किन कंडीशंस में वैलिड है। पहली कंडीशन तो ये है कि बॉडी जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रिजिड और स्मूथ होनी चाहिए। ठीक है, उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए, कंप्रेसिबल नहीं होनी चाहिए। बॉडी जो है वो परफेक्टली रिजिड और स्मूथ होनी चाहिए। दूसरा, बॉडी का जो मोशन है वो किसी भी तरह के एडिज या टर्बुलेंस पैदा ना करे मीडियम में। ठीक है, बॉडी should not form any turbulence in the medium. Number 3, size of body should be greater than molecules of मीडियम। मीडियम का जो मॉलिक्यूल है उससे बॉडी का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए। नंबर 4, मीडियम की इनफाइनाइट एक्सटेंशन होनी चाहिए। मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी यहां पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यहां पे मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया इतने से पार्ट में, ना पूरे में मीडियम फैला होना चाहिए। तो जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगी ऑब्वियसली। भाई जितना ज्यादा विस्कस होगा, जितना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जितना थिक लिक्विड होगा, जैसे हनी है तो हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, तो उससे बॉडी जब पास होगी तो उस पर ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगी उल्टी डायरेक्शन में। बॉडी का रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, बड़ी बॉडीज पे ज्यादा फोर्स लगेगी। और जितनी ज्यादा वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी उतना ज्यादा रिलेटिव मोशन पैदा होगा लेयर्स में, इसलिए उतनी ही ज्यादा अपोजिंग फोर्स होगी। तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये है आपका स्टोक्स लॉ। क्वेश्चन है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। क्या मतलब है इसका, जैसे कि कोई भी मीडियम है, एयर भी जैसे एक मीडियम है, बट सपोज हम बात करते हैं वाटर की। जैसे यहां पे एक
कंटेनर ले लो समझने के लिए, और बड़ा सा कंटेनर ले लिया जिसमें कि पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। पानी में बोलता हूं इसलिए क्योंकि समझ में आती है बात, रिलेट कर पाते हो आप। वैसे ये जो है वो सारे लिक्विड्स के लिए बातें ट्रू होती है जितनी भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस के अंडर। तो ये लिक्विड है, इसमें हमने एक बॉडी को गिरा दिया, ठीक है, ऐसे हमने इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया। मान लो वो एक स्फेरिकल बॉडी है जिसको हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया। अब आप सोचो इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी। एक तो इस पे फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा इसका अपना वेट W, जो कि होगा mg। ये फोर्स तो लगेगी, इसी फोर्स की वजह से ये बॉडी नीचे जा रही है। एक इस पे फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगी बाउंड फोर्स, है ना, बाउंड फोर्स। सेम कलर हो गया, डिफरेंट कलर ले लें थोड़ा, जो कि होगी बाउंड फोर्स। जब भी बॉडी फ्लूइड में जाती है, ये कलर दिख तो रहे ना आपको, जब भी बॉडी फ्लूइड में जाती है, फ्लूइड उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसे अप थ्रस्ट बोलते हैं या बाउंड फोर्स बोलते हैं। तो एक तो वो भी लगेगी इसके ऊपर। तीसरी इस पे एक फोर्स लगेगी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी, जो कि है Fv यानी विस्कस ड्रैग, जिसका फॉर्मूला हमने स्टोक्स लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी एक मीडियम से मूव करती है तो मीडियम उस बॉडी पे एक विस्कस ड्रैग लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, देखो इन तीनों फोर्सेस में से जो mg और fb है वो फिक्स्ड है। अब आप उसका फॉर्मूला देखो, वेट का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कांस्टेंट है बॉडी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। FB का फॉर्मूला क्या होता है, बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मान लो ये जो हमारा लिक्विड है, इसकी जो डेंसिटी है वो हमने ले ली सिग्मा और बॉडी की डेंसिटी ले ली रो। तो बाउंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बाउंड फोर्स का फॉर्मूला होता है जब बॉडी लिक्विड में गई तो बॉडी ने जितना वेट डिस्प्लेस किया लिक्विड का, वही जो वेट है वही बाउंड फोर्स है। तो जब ये बॉडी लिक्विड में गई तो इसने, इमेजिन करो, इसने अपनी जगह बनाई, तो इसने जो पानी का गोला है ये बाहर निकाल के रख दिया। तो इस पानी के गोले का जो वजन होगा वही इस पे बाउंड फोर्स होगी, और पानी के गोले का जो वजन है वो क्या होगा, m इंटू जी। m मतलब उस वाटर बॉल का मास, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम तो वाटर बॉल की वही होगी जो बॉडी की वॉल्यूम है, लेकिन डेंसिटी तो वाटर की लगेगी ना। तो बाउंड फोर्स हो गई ये, और ये भी कांस्टेंट है क्योंकि v कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, g कांस्टेंट। लेकिन जो स्टोक्स लॉ फोर्स है विस्कस ड्रैग Fv, वो है 6 पाई ईटा r v। इसमें 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, लेकिन r भी कांस्टेंट, v। अब बॉडी जैसे जैसे नीचे गिरेगी, भाई फ्री फॉल है, नीचे गिर रही है बॉडी, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, तो ये वाली जो फोर्स है वो उस पर लगातार बढ़ेगी। अब बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा ना कि भाई जब Fv और Fb का जो सम है, Fv शुरू में तो जीरो होगा क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, जस्ट ड्रॉप किया ना आपने उसको, तो Fv और Fb का जो सम है वो W के बराबर हो जाए, है ना, और बॉडी पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो बॉडी पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाती है, उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है। तो इस मोमेंट तक बॉडी जितनी वेलोसिटी अटेन कर चुकी होगी, बॉडी की वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करें, ये वाली सिचुएशन में हमारा ये हो जाएगा Fb प्लस Fv इक्वल टू W, और इस सिचुएशन में जो वेलोसिटी है वही टर्मिनल वेलोसिटी है। तो पहले Fb रखें, v सिग्मा g, और Fv 6 पाई ईटा r v, और इसी v को हम vt लिख देते हैं क्योंकि यही वाली वेलोसिटी तो टर्मिनल वेलोसिटी है, और mg v रो g, ठीक है। और v स्फेरिकल बॉडी है तो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब, 6 पाई ईटा r v t इधर रख लिया, इसको उधर शिफ्ट किया तो इसमें v कॉमन आ गया, v यानी कि 4/3 पाई r क्यूब, g भी कॉमन आ गया, यहां पे ये बचता है, g भी कॉमन आ गया।
तो यहां पे जो जो कैंसिल हो रहा है अगर आप उसको कैंसिल कर दो, जैसे पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, 2 बच गए, और 6 2 इंटू 3 6 2 इंटू 2। तो ये आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर जो मिलेगा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला वो होगा 2/9, डिनोमिनेटर में आएगा ईटा, यहां पे आएगा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड तो बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी गिरते गिरते, क्योंकि तभी तो वो फ्लूइड में नीचे जाएगी। आप सोचो अगर फ्लूइड की डेंसिटी और बॉडी की डेंसिटी बराबर हो तो टर्मिनल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऐसी बॉडी तो सिंक करने की कोशिश ही नहीं करती फ्लूइड में, या सिंक करती नहीं। और अगर बॉडी की डेंसिटी कम है फ्लूइड से तो ऐसी बॉडी को अगर आप नीचे छोड़ भी आओगे तो भी छोड़ने पे ऊपर आ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर होगी। तो एक ग्राफ है यहां पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद टाइम का। यह है बॉडी की वेलोसिटी, यह है समय बीत रहा है। तो पहले तो आपने बॉडी को वेलोसिटी दी 0, फिर धीरे धीरे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ते 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 एक टाइम पे आके उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन घट रही है। एक्सेलरेशन इसलिए घट रही है क्योंकि फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो घट रहा है, और एक टाइम पे जाके डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो नट फोर्स 0 हो जाएगी। तो लगातार उसकी वेलोसिटी घट रही है, घटते 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 एक्सेलरेशन घट रही है, तो एक्सेलरेशन घट रही है तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट भी घट रहा है। तो एक टाइम तक आते आते बॉडी की वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी का पॉइंट जो है वो हमने ले लिया, ये टर्मिनल वेलोसिटी का पॉइंट ले लिया। तो ग्राफ इस लाइन को अटेन कर लेगा एक टाइम के बाद, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इस लाइन को पकड़ लेगा। तो ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, और ये डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर ले। क्वेश्चन है व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोज। बच्चों हर एक लिक्विड के लिए एक कांस्टेंट नंबर निकाला जाता है जिसे बोला जाता है रेनॉल्ड नंबर, जिसकी यहां पे डेफिनेशन लिखी है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस एंड इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्लो पैटर्न्स इन डिफरेंट फ्लूइड सिस्टम्स। तो पहले आप आगे बात सुन लो, फिर आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। रेनॉल्ड नंबर का जो फॉर्मूला है वो है रो वी डी बाई ईटा। यहां पे रो जो है वो फ्लूइड की डेंसिटी है जिसका रेनॉल्ड नंबर हम निकाल रहे हैं, v उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी पे वो अभी फ्लो कर रहा है, जिसकी बात हो रही है, और d है ट्यूब का डायमीटर जिससे वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, और ईटा है उस लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये चारों चीजें आपको पता है, वहां से आपने रेनॉल्ड नंबर निकाला। अगर तो रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आया तो जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है या लेमिनार है। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से ज्यादा आया तो जो लिक्विड का फ्लो है वो टर्बुलेंट है, और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 1000 से 2000 के बीच में है तो जो लिक्विड का फ्लो है वो अनस्टेडी है, वो चेंज होता रहता है, स्टेडी टू टर्बुलेंट, टर्बुलेंट टू स्टेडी। तो वो प्रिडिक्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, ग्रेटर देन 2000 पे हमें पता है टर्बुलेंट होगा, लेस देन 1000 पे हमें पता है स्ट्रीमलाइन होगा, यानी स्टेडी होगा, या स्ट्रीमलाइन होगा या लेमिनार होगा, दोनों ही स्टेडी फ्लो होते हैं। तो अगर आप इसकी कोई डायमेंशन या यूनिट निकालने की कोशिश करो तो सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो कोई यूनिट तो आएगी नहीं। सो इट इज जस्ट अ प्योर नंबर। इससे आपको टाइप ऑफ फ्लो पता चलता है। दूसरा, इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि रेनॉल्ड नंबर होता है एक रेशियो, रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी समझाता हूं ये है क्या। इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये है रेनॉल्ड्स नंबर। क्या मतलब है इसका? देखो, मान लो जैसे ये एक फिक्स सरफेस है और इस फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, हम ले लेते हैं कुछ पर्टिकुलर रीजन तक ले लेते हैं,
यहां तक लिक्विड फ्लो कर रहा है। मान लो ये बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक, रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो है रो वी डी बाई ईटा। अभी हम ये शो कर देंगे जो पीछे हमने रेशियो लिखी है वो रेशियो की वैल्यू बिल्कुल इसके बराबर आती है, तो फिर वो रेनॉल्ड नंबर के बराबर हुई। कैसे? देखो ये है डी और ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है इसकी जो डेंसिटी है वो रो ले लो और इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो ईटा ले लो। अब इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? इनर्शियल फोर्स मतलब इनर्शिया की वजह से जो फोर्स जो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ते हुए आ रहे हो, F इक्वल टू एम ए। सो दैट इनर्शियल फोर्स इज व्हाट? अगर हम देखें डेल्टा टी टाइम में मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड थोड़े से टाइम में ये कितना मास इसका आगे फ्लो करके गया, तो वो मास कितना होगा? वो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। मान लेते हैं कि ये जितने एरिया में ये लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एरिया जो है वो ए है, तो एरिया इंटू लेंथ। मान लो इस लिक्विड के फ्लो करने की जो वेलोसिटी है वो v है, तो डेल्टा टी टाइम में ये कितनी लेंथ कवर करेगा? लेंथ होती है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो v इंटू डेल्टा टी, तो एरिया इंटू लेंथ, ये हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया मास। ठीक, अच्छा इनर्शियल फोर्स क्या होती है? इनर्शियल फोर्स होती है बाय न्यूटन सेकंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा पी होता है डेल्टा एम इंटू वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एम की वैल्यू यहां पे हम पुट करते हैं ए वी डेल्टा टी इंटू रो, ए वी डेल्टा टी इंटू रो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया और ये वैल्यू आपको मिल गई ए वी रो, राइट। अच्छा ये वी हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई करना भूल गए, 1 मिनट, क्योंकि एक वी तो डेल्टा एम में ऑलरेडी था, तो एक यहां पे हमें डेल्टा एम इंटू वी करना पड़ेगा, तो रो तो यहां पे रहेगा ही और 2 वी हो जाएंगे। ठीक, अब डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो ये हमारा बचेगा ए वी स्क्वायर रो। तो ये है इनर्शियल फोर्स, पर हम यहां पे रखने वाले हैं इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया आ जाएगी वी स्क्वायर बाय रो। दूसरी है विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां पे हम इसको नाम दे देते हैं एफ आई, इनर्शियल फोर्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं विस्कस फोर्स एफ वी। तो जो विस्कस फोर्स है उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा विस्कोसिटी में, ईटा ए इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ये जो सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी है 0 और ये टॉप मोस्ट लेयर है इसकी वेलोसिटी है v और इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो वेलोसिटी चेंज कितना हुआ v, कितने डिस्टेंस में हुआ d डिस्टेंस। ठीक, तो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? एरिया से डिवाइड कर दो, ईटा v बाय d। ठीक, अच्छा अब अगर आप ये रेशियो निकालो, अगर आप निकालो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इनर्शियल फोर्स इसको एरिया से डिवाइड करा तो ये होगा वी स्क्वायर रो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। अब v से v कटा और ये d ऊपर चला जाएगा, तो v रो d डिवाइडेड बाय ईटा, ये बचेगा v रो d डिवाइडेड बाय ईटा। अब जरा यहां पे आ जाओ, v रो d डिवाइडेड बाय ईटा, तो इसका मतलब है कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया की रेशियो होती है। इसको आप याद रखो और ये आपको प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है। इस लेक्चर में मैं आपको क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाने वाला हूं, जिसके बेसिस पे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है बच्चों? आप जानते हैं जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो या तो स्टेडी फ्लो में यानी स्ट्रीमलाइन और लेमिनार फ्लो में हो सकता है या टर्बुलेंट फ्लो में हो सकता है। तो होता क्या है कि अगर तो लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम है
तो उसका जो फ्लो है वो स्टेडी होता है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद उसका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। अब आप जानते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि हर जगह पर वेलोसिटी सेम तो नहीं होती है ना। जैसे ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, ठीक, ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो यहां पर एक पॉइंट है ए, यहां पर वेलोसिटी होगी वीए, यहां पर एक पॉइंट है बी, यहां वेलोसिटी होगी वीबी, यहां पॉइंट है सी, यहां वेलोसिटी होगी वीसी। हर पार्टिकल जो यहां से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी वीए ही होगी, जो यहां से गुजरेगा उसकी यही होगी, जो यहां से गुजरेगा उसकी यही होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट तो बदलती है। तो जब भी हम लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी की बात करते हैं, और हम पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, हम जस्ट बोलते हैं कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। तो हर पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन फ्लो में डिफरेंट है, उसको अभी के लिए इग्नोर करो। एवरेज वेलोसिटी जो है पार्टिकल्स की लिक्विड के अंदर, वो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से जब बढ़ जाती है, एवरेज वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से जब ज्यादा हो जाती है, तो लिक्विड का फ्लो जो है वो स्टेडी नहीं रह पाता और टर्बुलेंट हो जाता है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जब तक लिक्विड का फ्लो जो है वो स्टेडी है, यानी स्ट्रीमलाइन है या लेमिनार है, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा एवरेज वेलोसिटी होते ही लिक्विड का फ्लो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, यानी इर्रेगुलर हो जाता है। सो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज स्टेडी एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट, ठीक। सो दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों। क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है इस लिक्विड की, जिस लिक्विड की बात हो रही है, इस लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। दूसरा फैक्टर है ट्यूब का डायामीटर d। तीसरा फैक्टर है लिक्विड की डेंसिटी रो। इन 3 फैक्टर्स पे क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू डिपेंड करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे vc से, लेकिन कैसे डिपेंड करती है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यूज करने वाले हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। इसकी पावर हम x ले लें, इसकी पावर हम y ले लें, इसकी पावर हम z ले लें, और हम इन तीनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दें, और यहां पे हम लगा दें एक कांस्टेंट k। आपको याद है ना मेथड ऑफ डायमेंशंस? नहीं याद? ओके, याद ही होगा यार। तो ऐसे लिख लिया ना। अब सबसे पहले क्या करो, इन सब की डायमेंशंस पुट करो। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पुट करी। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं LT-1 इक्वल टू k ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस होती हैं ML-1 T-1, ये भी डिराइव करी हुई है मैंने पिछले वीडियोस में आपके लिए। D डायमीटर, डायमीटर इज जस्ट L। डायमीटर क्या है? डायमीटर तो लेंथ है। और रो है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी पावर क्या हो गई? Z हो गई, ठीक है। ओके, तो इसको डिराइव करने के लिए क्या करना है हमको? पावर्स कंपेयर करनी है। जो m की पावर इधर है वही इधर होगी, जो l की पावर इधर है वही इधर होगी, जो t की पावर इधर है वही इधर होगी। बिकॉज अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होता है, दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर है। तो इक्वेट करो जरा पावर्स को, लेकिन पावर्स को इक्वेट करने से पहले हमें बेस, जो जिन जिन का बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। तो m तो एक ही है बस यहां पे, अच्छा 2 है, तो m की पावर हो गई x प्लस z, l की पावर हो गई माइनस x प्लस y माइनस 3z, और t की पावर हो गई माइनस x, ठीक। अच्छा, बेस सेम है, जरा पावर्स को इक्वेट करो। तो पहले तो हो गया x प्लस z, इधर m की पावर है, इधर तो m है ही नहीं, यानी x प्लस z हो गया 0। t की पावर है इधर माइनस x, इधर t की पावर है माइनस 1, जिससे हमें क्या मिला? हमें मिली x की वैल्यू 1, और वो x की वैल्यू मैंने यहां डाल दी, तो z की वैल्यू मुझे मिली माइनस 1। अब बचा l की पावर है माइनस x प्लस y माइनस 3z, माइनस x प्लस वाई माइनस 3z, और l की पावर इधर कितनी है? 1। अब जरा x और z की वैल्यूज पुट करो। x की वैल्यू यहां पे पुट करी हमने प्लस y माइनस 3, z की वैल्यू पुट करी
इक्वल टू 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, +3 - 1 +2, 1 - 2, सो y इज व्हाट, y आ गया -1। तो ये एक्स वाई जेड की हमको वैल्यूज मिल गई, यहां पे पुट कर दो तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा k ईटा की पावर x यानी 1, और y और z दोनों -1 है, यानी इन दोनों की पावर -1 है, यानी ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और d रो, ये आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है। k ईटा बाय डी रो, k एक कांस्टेंट है, इसकी बात अलग वीडियो में करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, इट इज रिलेटेड टू रेनॉल्ड्स नंबर, उसकी बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन ये क्रिटिकल वेलोसिटी पे है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, जिससे हमें ये पता चला कि जिन लिक्विड्स की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगी और डेंसिटी कम होगी, उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी वो ज्यादा वेलोसिटी तक स्टेडी फ्लो में रह सकते हैं। लेकिन जिन लिक्विड्स की कोई विस्कोसिटी कम होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम आएगी, यानी वो बहुत जल्दी टर्बुलेंट फ्लो पकड़ लेंगे। बच्चों क्वेश्चन है डिराइव इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है बच्चों, जैसे आपके पास यहां पे एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की पाइप है और इसमें से एक लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, ये हमने यहां पे लिक्विड ले लिया। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कहीं पर ये पाइप मोटी है और आगे जाकर ये पाइप पतली हो रही है, हर जगह इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि किसी भी पॉइंट पर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये एरिया ज्यादा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप ले लो A1, यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो कम है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ले लो आप A2। यहां से ये लिक्विड जा रहा है, मान लो यहां पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है मान लो वो है V1 और यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी है V2, यहां पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो क्या है V2। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सिंपल सी बात कहती है कि A और V का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर A और V का प्रोडक्ट सेम है यहां पर भी और यहां पर भी और किसी भी और क्रॉस सेक्शन पे, तो हम ये लिख सकते हैं कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। सोचो जैसे आप पौधों को पानी दे रहे हो, ठीक है, और आपने अगर पाइप का मुंह आगे से ऐसे दबा दिया तो पानी के निकलने की स्पीड बढ़ जाती है, बिकॉज जब आपने पाइप का मुंह ऐसे प्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, तो एरिया घट गया, एरिया घट गया और एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट तो सेम रहना है, तो एरिया घट गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो जहां पर भी एरिया घटेगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी और जहां एरिया बढ़ेगा वहां वेलोसिटी घट जाएगी, यानी ये एरिया बड़ा है तो ये V1 कम होगा, ये एरिया छोटा है तो V2 ज्यादा होगा। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसको हमने प्रूव करना है, ठीक। इसको चलो हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लिक्विड ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है ना, हल्का सा लिक्विड आगे खिसका, ऐसे हल्का सा, तो इधर से भी जाएगा, है ना, ये पूरा हिस्सा लेकर चलो लिक्विड का, तो ये ऐसे आगे जाएगा, है ना, ऐसे आगे जाएगा, इतना यहां से खिसका, इतना यहां से खिसका। तो अगर हम निकालें कि ये जो लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इतना सा जो हमने देखा, ये डेल्टा टी टाइम के लिए देखा हमने, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के लिए देखा, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing in delta t at क्रॉस सेक्शन A, या एट, यहां लिख देता हूं, क्रॉस सेक्शन A कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा लिक्विड का A क्रॉस सेक्शन पे। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, यहां का एरिया है A1 और डेल्टा टी टाइम में ये कितनी लेंथ कवर करेगा, इतनी। डेल्टा टी टाइम में ये इतनी लेंथ कवर करेगा भाई,
लेंथ क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये तो जो ये इतना आगे खिसका, इतना, ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, v1 इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर मास इक्वल टू, मास कितना फ्लो करेगा, ये जो लिक्विड जितना आगे शिफ्ट हुआ है, ये जो आगे शिफ्ट हुआ है इसका जो मास है वो कितना होगा, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो। सिमिलरली देखो पीडीएफ आपको दे रहा हूं जिसमें कि पूरा डिटेल में लिखा हुआ है ना, यहां पे मैं समझा देता हूं, पूरा लंबा लिखूंगा तो टाइम आपका खराब होगा फालतू में। सिमिलरली एट बी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग एट बी इन टाइम डेल्टा टी। तो एट बी मास कितना होएगा, बी पे क्या बदला, A1 V1 की जगह क्या हो जाएगा, A2 V2, है ना, A1 V1 की जगह हो जाएगा A2 V2। डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग डेल्टा टी टाइम के लिए ही तो देख रहे हैं शिफ्टिंग, और जो डेंसिटी है वो भी सेम रहेगी। हम ये मान लेते हैं कि लिक्विड हमारा आइडियल है, मतलब इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, भाई जितना मास इधर खिसका उतना ही उधर खिसका, बीच में से गायब थोड़ी हो जाएगा मास। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, ये वाला जो मास है A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो, दैट शुड बी इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो गया, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और रो से रो कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से इसको समझ लिया होगा आपने, अब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, 2-3 बार इसको लिख के पक्का देख लेना। बच्चों ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 11th फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक जो कि है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल को यहां पे हम अच्छे से समझेंगे और इसको प्रूव करेंगे। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं इसकी। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined flow remains constant along a streamline। क्या मतलब है, आपने पढ़ा है दो टाइप के फ्लोज के बारे में फ्लूइड्स के अंदर, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक है टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में जा रहा हो तो हर पॉइंट पे लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे जो टोटल है ये कांस्टेंट है, मतलब अगर एक टाइप की एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी को घटना पड़ेगा ताकि सम जो है वो कांस्टेंट रहे। जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है मैकेनिक्स के अंदर, वही फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर उसको हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल बोल देते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक, तो फ्लूइड जो है हमारा इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, उसका इंटरनल फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और फ्लूइड का जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। अब हम इसको प्रूव करेंगे, इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। यहां पे हमारे पास एक ऐसी ट्यूब हम ले लेते हैं जिसकी हाइट भी डिफरेंट है, जैसे जैसे लिक्विड इस ट्यूब में आगे बढ़ेगा उसकी हाइट भी चेंज होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी डिफरेंट है। यहां से ट्यूब मोटी है, यहां से पतली है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सुन लो। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यानी कि किसी भी पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। जैसे यहां पे एरिया ज्यादा है और यहां लिक्विड की वेलोसिटी, यहां पे एरिया A1 है, लिक्विड की वेलोसिटी V1 है, तो यहां एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहां पे एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। ठीक, इसे हम यूज करने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल को बर्नौलीज थ्योरम भी कहा जाता है। तो यहां पर एक हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो में
आइडियल लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है। आइडियल लिक्विड मतलब जिसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऊपर लिखी हैं कि वो नॉन विस्कस होगा, इनकंप्रेसिबल होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब यहां पे हम इसके जो दोनों पार्ट्स हैं, जो दो एंड्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, उनकी हम यहां से हाइट ले लेते हैं कुछ। ठीक है, इस वाले क्रॉस सेक्शन की यहां से हाइट ले लेते हैं हम h1, और इस वाले क्रॉस सेक्शन की यहां से हम हाइट ले लेते हैं h2। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इतनी ही है ट्यूब, इधर से लिक्विड आ रहा है और आगे जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इतना, जिसकी हाइट है h1। यहां पे हम छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं जिसकी हाइट हमने ली है h2। अब ये लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है। मान लो ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये A1 है। यहां पे लिक्विड के फ्लो की जो वेलोसिटी है वो V1 है। ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये A2 है। यहां पे लिक्विड की इस जगह पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है, कहां पे लिखूं, जगह कम पड़ गई, एक मिनट, एरिया को इस तरफ लिख देते हैं। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहां पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो V1 है। ठीक है, अब ये लिक्विड जो है वो ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है ना, ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब अगर ये ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा तो सोचो, थोड़ा सा टाइम लो डेल्टा टी, छोटा सा टाइम लो डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टाइम में ये हल्का सा आगे खिसक जाएगा, है ना, हल्का सा आगे खिसक जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लिक्विड है अभी वो यहां पहुंच जाएगा, और यहाँ पे जो लिक्विड है थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, है ना, हल्का सा आगे खिसक जाएगा। ओके, सो जब ये लिक्विड यहां से यहां जाएगा, एक तो इसकी हाइट बढ़ेगी, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा, पाइप का जो एरिया है वो घट रहा है, और पाइप का एरिया अगर घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि लिक्विड जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूसरा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, है ना, दोनों एनर्जी इसकी बढ़ेंगी। ओके, तो देखें जरा कितनी कितनी बढ़ेंगी। इंक्रीज इन के काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा बच्चों, जितना मास इसका यहां से इतना खिसका, उतना ही मास ऑब्वियसली आगे भी खिसका, बीच में कहीं मास गायब तो हो नहीं गया होगा, है ना, जितना मास इधर खिसका उतना ही इधर खिसका। लेकिन क्योंकि ये ज्यादा है एरिया तो ये कम खिसकेगा और वो ज्यादा खिसकेगा, ताकि जितना मास इधर ऐसे शिफ्ट हुआ इसका उतना ही मास डेल्टा टी टाइम में इधर शिफ्ट हो। वो मास होगा कितना, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पहले तो हम लिख लें, पहले तो आपको ये बात समझ में आई ना कि जितना मास ऐसे शिफ्ट होगा उतना ही मास इधर भी शिफ्ट होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, है ना, और m कॉमन ले लिया। तो ये जो मास है ये होगा कितना, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अब इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो A1 है, और बिल्कुल हल्का सा खिसका है, बिल्कुल इतना सा, तो हम ये मान सकते हैं कि एरिया में कोई चेंज नहीं आया, यहां से लेकर यहां तक एरिया जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही खिसका है। तो मास कितना हुआ, एरिया इंटू लेंथ होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी यहां पर है V1 और टाइम हमने लिया है डेल्टा टी, वेलोसिटी है यहां पे V1 और टाइम हमने लिया है डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारा एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम, इसको कर दिया हमने रो से मल्टीप्लाई, तो ये हो गई डेंसिटी, राइट। और यही मास यहां पे कितना होगा, A2V2 डेल्टा टी इंटू रो, पर A2V2 और A1V1 तो बराबर है ना, A2V2 और A1V1 तो बराबर है, तो इसलिए वहां वाले मास को भी अगर हम लिख रहे हैं A2V2 रो डेल्टा टी, तो दोनों सेम ही है, तो A1A2 लिखो चाहे A2V2 A1V1 लिखो चाहे A2V2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो इंक्रीज इन के यानी डेल्टा के क्या हो गया, डेल्टा के हो गया हाफ m इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, एंड डेल्टा पीई क्या होगा, mgh2 माइनस h1, डेल्टा पी होगा mgh2 माइनस h1, और m क्या, A1V1 डेल्टा टी रो, A1V1 डेल्टा टी रो
H2 माइनस H1। तो ये है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जब ये लिक्विड यहां से यहां जाएगा, और ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब आप जानते हो कि टोटल जो एनर्जी का चेंज है वो वर्क डन के बराबर आता है। अब ये लिक्विड नीचे से ऊपर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि इस वाले पार्ट के पीछे जो लिक्विड आ रहा है वो इसको धक्का मारेगा, तो वो इस पे वर्क करेगा। लेकिन ये लिक्विड ऐसे आगे बह रहा है और इसके आगे भी लिक्विड है, क्योंकि ट्यूब यहां खत्म थोड़ी होगी, ट्यूब तो आगे भी है, तो इसके आगे भी लिक्विड है। इसके आगे वाला लिक्विड इसको आगे लाने में हेल्प नहीं कर रहा, वो तो इसको रोकेगा एक तरीके से। तो पीछे वाला लिक्विड इस पे यहां से फोर्स लगा रहा है F1 इसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इधर जो लिक्विड है वो इस पे फोर्स लगा रहा है F2 इसे रोकने के लिए। तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा, इसका वर्क नेगेटिव होगा। तो इसका वर्क होगा क्या? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स लगी F1 और यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? V1 इंटू डेल्टा टी। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नेट वर्क डन उधर इसका पॉजिटिव उधर वाले का नेगेटिव, F2 इंटू V2 डेल्टा टी। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो मान लो पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे प्रेशर है P1, तो P1A A1 इंटू V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू डेल्टा टी। एंड सिंस A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो अगर मैं इस A2 V2 की जगह भी A1 V1 डाल दूं तो W में मैंने एक तो A1 V1 कॉमन ले लिया, एक डेल्टा टी कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा P1 माइनस P2। सिंस वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी, वर्क डन क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। ये जो फ्लूइड की ऊपर जाने पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ी है, वो कहां से आई उसके पास एनर्जी? ऑब्वियसली जो इस पे वर्क हुआ है उसकी वजह से बढ़ी है। तो ये जो हमारा वर्क डन है A1 V1 डेल्टा टी इंटू P1 माइनस P2, ये जो हमारा वर्क डन है, ये वर्क डन एक तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज है जो कि आया था, ये टोटल एनर्जी का जो इंक्रीज है वो है के का इंक्रीज प्लस पीई का इंक्रीज जो कि आया था M GH2 माइनस H1। अब बताओ क्या क्या कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा? A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी, ये कॉमन आके कैंसिल हो गया। और जिन जिन की जो सबस्क्रिप्ट है वो 1 है उनको एक तरफ लिख लो, जिनकी सबस्क्रिप्ट 2 है उन्हें एक तरफ लिख लो। जैसे ये P1 है तो P1 को मैंने यहां पे लिखा, यहां से मेरे पास आएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां पे मेरे पास आएगा रो GH1 माइनस में, तो वो इधर आके हो गया रो GH1। सिमिलरली इधर इस P2 को इधर ले जाओ तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब आप बताओ ये क्या है? प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड किया तो यहां पे बचा प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, उसको वॉल्यूम से डिवाइड करा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गई डेंसिटी। तो ये हो गई हमारी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी mgh बाय वॉल्यूम रो gh, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द फर्स्ट क्रॉस सेक्शन इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द सेकंड क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों आ गई बराबर, और यही है बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाती है बर्नौलिस प्रिंसिपल की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये आपकी क्लास 11th की फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
बच्चों क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या है? वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी पाइप से कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है लिक्विड का पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम लिक्विड का फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसे बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो। क्या है वेंचुरीमीटर, कैसा है उसका डिजाइन, जरा ध्यान से समझ लो। वेंचुरीमीटर में बच्चों एक तो पाइप रहता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है ज्यादा, राइट। फिर एक दूसरा रीजन यहां पे रहता है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है कम। अभी बिल्कुल डिटेल में आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक। तो यहां पे हमारे पास एक पाइप है जिसमें कि एक लिक्विड फ्लो हम करवाएंगे जिसका हमको रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है। तो ये लिक्विड यहां पे फ्लो कर रहा है, कोई सा भी वाटर है या कोई भी लिक्विड है या कोई भी फ्लूइड है, कोई गैस भी हो सकती है, हमने इसका रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है, ठीक है। ये तो इसका जो ब्रॉडर पार्ट है वहां पर एक ओपनिंग है और इसका जो नैरो पार्ट है वहां पर भी एक ओपनिंग है, और इन दोनों ओपनिंग्स को हम एक मैनोमीटर के दोनों एंड से कनेक्ट करेंगे। मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर प्रेशर को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हमने मैनोमीटर से इसको कनेक्ट कर दिया, इसके दोनों एंड्स को। ठीक, मैनोमीटर में आप जानते हो कि एक लिक्विड होता है जो जो दोनों लिम्स में जिसका लेवल बराबर रहता है अगर वो इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन जैसे ही मैनोमीटर को कनेक्ट किया जाता है और उसके दोनों एंड्स में प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, मैनोमीटर को कनेक्ट करते हो आप किसी एक ऐसी चीज से जिसका आपने प्रेशर मेजर करना हो, तो उसके दोनों एंड्स में प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा जिससे उसका लिक्विड एक तरफ से नीचे बैठ जाएगा, दूसरी तरफ से ऊपर हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनो। जैसे ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बड़ा है ना, यहाँ का जो इस वाले पार्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम ले लेते हैं A1, और यहां वाले पार्ट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हम ले लेते हैं A2। लिक्विड की जो वेलोसिटी है यहां पे उसको हम ले लेते हैं V1, और यहां पे जो लिक्विड की वेलोसिटी है उसको हम ले लेते हैं V2। अब आपने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ी है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हर जगह पे क्या होता है? सेम होता है। तो यहां पर क्योंकि एरिया घट गया, अगर यहां पे एरिया घट गया तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी V2 है वो V1 से ज्यादा है। अब अगर हम बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करें, बर्नौलीज थ्योरम क्या थी? बर्नौलीज थ्योरम थी P1 प्लस, इस वाले क्रॉस सेक्शन के लिए बर्नौलीज थ्योरम लगाई जाए, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ये वाला जो लिक्विड है हमारा जो यहां से फ्लो कर रहा है, जिसका हमने रेट ऑफ फ्लो मेजर करना है, इसकी डेंसिटी जो है वो रो है। और ये वाली ट्यूब में, मैनोमीटर की ट्यूब में जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी हम लोग ले लेते हैं रो M, ठीक। अभी इस लिक्विड को मैं बनाऊंगा, ठीक है, कि कहां से ये नीचे है कहां से ऊपर है। तो यहां पे लगा दिया P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये बर्नौलीज थ्योरम हमने लगा दी। बट क्या है कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो इसका मतलब है दोनों ही किसी पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से इसका और इसका जो हाइट है, अगर मैं यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो इन दोनों क्रॉस सेक्शंस की जो हाइट है एक पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से वो क्या होगी? सेम होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या? सिर्फ इतना पार्ट यहां पे और इतना पार्ट यहां पे। और अगर मैं P2 को इधर ले आऊं तो मैं लिख सकता हूं P1 माइनस P2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो हाफ रो कॉमन लेके यहां पे लिखेंगे V2 स्क्वायर
माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, अब प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा बच्चों? यहां से क्लियरली इक्वेशन से पता लग रहा है कि जब हाइट वाली टर्म कट गई, अब इन दोनों का अगर सम सेम है, अगर ये सम इस सम के बराबर है और आप जान रहे हो कि वेलोसिटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर यहां ज्यादा होगा, तभी तो सेम आएगा ना सम। यहां वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर घट जाएगा, यहां पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है और यहां पे प्रेशर जो है वो कम है। तो ये जो ज्यादा प्रेशर है फ्लूइड का, वो इसके अंदर जो लिक्विड है उसको धक्का मारेगा, तो वो लिक्विड इधर से नीचे बैठ जाएगा, उधर से ऊपर चला जाएगा। तो अब हम उस लिक्विड को ड्रॉ करते हैं कि उसका लेवल यहां पर आ गया और ये वाला लेवल जो है वो उसका ऊपर चला गया। यहां पे इसको हम फिल कर देते हैं, ये है ना। तो इसके इसका जो प्रेशर है यहाँ पे, लिक्विड का प्रेशर क्या है यहाँ पे P1, तो वो लिक्विड यहाँ पे आके इसको धक्का मारेगा, तो यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2 जो कि कम है, तो ये उतना बेचारा धक्का जो है वो मार नहीं पा रहा, ये जो लिक्विड है उसको उतना धक्का मार नहीं पा रहा, तो ये इधर से ऊपर आ गया। तो इन दोनों लिम्स के बीच में ये यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट का डिफरेंस है, मान लेते हैं कि वो हाइट का डिफरेंस क्या है, h है। ठीक, तो यहां पे जो प्रेशर है, यहां पे जो प्रेशर है वो कितना होगा एज कंपेयर टू दिस प्रेशर? यहां पे प्रेशर है P2 प्लस यहां पे प्रेशर है P2, फिर हम h डेप्थ नीचे आए तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, इसको व्हाइट से लिख देते हैं, जरा ये दिखाई देना चाहिए आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे P2 यहाँ पे प्रेशर था इसका, प्लस आप h डेप्थ नीचे आए, h डेप्थ नीचे आने पे यहाँ पे प्रेशर कितना बढ़ गया, h rho m g, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अब ये फ्लूइड हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया, तो जो प्रेशर इस डेप्थ पे होगा वही प्रेशर यहां होगा, और यहाँ पे प्रेशर कितना है इस लिक्विड का, P1 फ्लूइड का, सिर्फ लिक्विड्स के लिए नहीं है, सारे फ्लूइड्स के लिए है ना। तो फ्लूइड का प्रेशर यहाँ पे कितना है, P1। तो सिंस P1 माइनस P2 इज ऑल्सो व्हाट, ये P1 है ना पूरा, ये P1 की वैल्यू है पूरी, तो P2 को इधर ले आओगे तो P1 माइनस P2 h rho mg भी आएगा, h rho mg। तो therefore h rho mg इज इक्वल टू दिस, और अगर मैं यहां से मैं कॉमन ले लूं, इसे कॉमन ले लिया जाए, V2 स्क्वायर या V1 स्क्वायर किसी को भी आप यहां पर कॉमन ले सकते हो। सपोज मैं यहां पे कॉमन ले लूं V1 स्क्वायर को, ठीक है, तो V1 स्क्वायर बाहर आएगा, कॉमन तो है नहीं, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, V1 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताओ V2 बाई V1 की जो वैल्यू है वो यहां पे क्या आएगी, V2 बाई V1 की वैल्यू आएगी A1 बाई A2, तो A1 बाई A2 यहां पे पुट कर दो। देखो हमें वेलोसिटीज थोड़ी ना पता होंगी, हमें तो रेडियस पता होगा ना, तो हम रेडियस एरिया पता होगा, सॉरी, तो एरिया की टर्म्स में निकालें, तो यहां पे हमने लिखा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। अब आप अगर ले लोगे इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर ये, ठीक, समझ में आई बात। तो रेट ऑफ फ्लो है क्या बच्चों, रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी इसको हम लिखते हैं आगे, जैसे कि कोई भी ये ट्यूब है, ठीक है, अब इसमें से एक लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, इसमें से एक लिक्विड फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो मतलब है वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब डेल्टा टी टाइम में ये v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करता जा रहा है, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी लेंथ कवर करेगा, v इंटू डेल्टा टी, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, स्मॉल ए ले लेते हैं क्योंकि अभी तक हम स्मॉल ए ही लेते आए, तो वॉल्यूम कितनी हो गई, एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम होगी, और हमें तो निकालना रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो ये हमारा रेट ऑफ फ्लो हो गया। रेट ऑफ फ्लो को हम Q से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यानी रेट ऑफ फ्लो हमारा क्या है, A इंटू वी, रेट ऑफ फ्लो क्या है, A इंटू वी, तो हमें निकालना है A इंटू वी, तो A इंटू वी यहां से हम निकालने के लिए हम V1 की वैल्यू निकालें, h rho mg
इक्वल टू हाफ रो v1 स्क्वायर। a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर था ना, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। सही जा रहे हैं। तो यहां से हम वैल्यू निकाल ले v1 की। बताओ v1 की वैल्यू क्या आएगी? v1 की वैल्यू आएगी, v1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? v1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी h रो m g इंटू 2 इंटू a2 का स्क्वायर नीचे आएगा रो और नीचे आएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये v1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो v1 की वैल्यू क्या आएगी? v1 की वैल्यू आएगी इसका रूट। इसका रूट जब आप लोगे तो a2 बाहर आ जाएगा, बाकी सब तो रूट के अंदर आएगा, वो तो स्क्वायर नहीं है ना किसी का भी। तो 2h रो m g अपॉन रो इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। और रेट ऑफ फ्लो क्या है? रेट ऑफ फ्लो क्या है? a1 v1 a इंटू v है ना रेट ऑफ फ्लो। तो पहले वाले क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ फ्लो क्या आएगा? a1 v1। दूसरे वाले से क्या आएगा? a2 v2। दोनों से सेम आएगा क्योंकि a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होता है। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। सो सिंस रेट ऑफ फ्लो q is a1 v1, देयरफॉर q हो गया हमारा a1 इंटू v1, यानी ये मल्टीप्लाई करा दिया। अब आप देखो इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो सारी अपने को मालूम। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा रेट ऑफ फ्लो निकालने का। मतलब डेरिवेशंस के रट्टे अपने को नहीं मारने होते, अपने को ये ध्यान रखना होता है कि जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उनके पीछे का लॉजिक क्या है। हमने वही चेंजेस किए हैं कि हमको फाइनली ये फॉर्मूला उन पैरामीटर्स की टर्म्स में मिल जाए जो हमें पहले से पता होंगे। देखो जो पाइप है उसके दोनों क्रॉस सेक्शंस का एरिया हमें पता होगा, कौन सा लिक्विड उसमें फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी हमें पता होगी, मैनोमीटर में कौन सा लिक्विड है उसकी डेंसिटी पता होगी, हाइट हम लोग नाप लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको पता है। तो इस फॉर्मूले से उस लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो हमको मिल जाएगा। बच्चों क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव टॉरिसिलिस लॉ। टॉरिसिलिस लॉ या टॉरिसिलिस थ्योरम क्या है बच्चों? द वेलोसिटी ऑफ एन एफ्लक्स, that is the velocity with which a liquid comes out of an orifice, is equal to that which a freely falling body would acquire in falling a distance equal to the depth of the orifice below the free surface of the liquid। क्या मतलब है भाई इसका? मान लो यहां पे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास है एक लिक्विड। इस कंटेनर में हमारे पास है एक लिक्विड, ये लिक्विड का लेवल है। और इस कंटेनर में यहां पर एक छोटा सा होल है, ये ठीक है, होल जिसको बोला जाता है ऑरिफिस। यहां पे ऑरिफिस किसको बोला गया है? होल को। छोटे से होल को क्या बोला गया? ऑरिफिस। तो यहां पे हमारे इस कंटेनर में एक छोटा सा होल है, ये रहा, ठीक है। और इस होल से ऑब्वियसली इस होल से लिक्विड क्या होगा? बाहर आएगा। ये लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये लिक्विड किस वेलोसिटी से बाहर आएगा? यहां पर उस जितनी भी वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा उस वेलोसिटी के लिए ये है टॉरिसिलिस थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि लिक्विड उतनी ही वेलोसिटी से बाहर आएगा जितनी वेलोसिटी एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्वायर करेगी जब उसको उतनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा जो डेप्थ है इस ऑरिफिस की लिक्विड के फ्री सरफेस से। जैसे मान लो ये जो ऑरिफिस है इस लिक्विड के सरफेस से h डेप्थ पर है, ठीक। मान लो ये h है 2 मीटर, तो ये लिक्विड कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा? अगर आप 2 मीटर की हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करोगे तब वो ग्राउंड को जिस वेलोसिटी से हिट करेगी
उतनी ही वेलोसिटी से ये फ्लूइड यहां से बाहर आएगा। अब आप फिर से पढ़ो इस थ्योरम को, द वेलोसिटी ऑफ एन एफ्लक्स, एफ्लक्स मतलब कि किसी पर्टिकुलर जगह से कोई फ्लूइड कितनी वेलोसिटी से बाहर आता है, दैट इज एफ्लक्स। ठीक है, यानी कि एक ओरिफिस से कितनी वेलोसिटी से एक लिक्विड बाहर आएगा, दैट इज इक्वल टू दैट व्हिच अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी वुड एक्वायर इन फॉलिंग अ डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द ओरिफिस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इसको हम प्रूव करते हैं। पहले तो अगर हम फ्री फॉल की बात करें, अगर हम फ्री फॉल की बात करें तो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी h हाइट से जब छोड़ी जाती है तो वो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करती है, v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो कितनी वेलोसिटी से वो हिट करती है, अंडर रूट 2gh, है ना। तो अगर हम प्रूव कर दें कि ये भी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है जो v, वो अंडर रूट 2gh है, तो प्रूव हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे बर्नौलिस थ्योरम का। यहां पे हम ले लेते हैं दो रेफरेंस लेवल, एक तो रेफरेंस लेवल है ये और एक है ये। एक तो रेफरेंस लेवल है जो लिक्विड का फ्री एंड है, दूसरा रेफरेंस लेवल वो हॉरिजॉन्टल लेवल है जिस लेवल पे ओरिफिस है। तो ये है ए और ये है बी। बर्नौलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और यहां पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ए पे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है। मान लो यहां पे लिक्विड के जो नीचे गिरने का लेवल है, नीचे आने का जो वेलोसिटी है लिक्विड के लेवल की, वो v है या v डैश है, क्योंकि v तो हमने इसको ले लिया, राइट। तो यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी पर यूनिट वॉल्यूम वो होगी ये हाफ रो v डैश स्क्वायर। और ये रेफरेंस लेवल है, यहीं से हम हाइट लेंगे हर एक लेवल की। तो इस लेवल की यहां से हाइट जो है वो h है, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी रो जी एच इक्वल टू, ये टोटल एनर्जी यहां है, यहां टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये वाला जो पॉइंट है ये भी एटमॉस्फेयर पे खुला हुआ है, तो जो एटमॉस्फेयर पे खुला हुआ है उस पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, पीए प्लस यहां पे रो वी स्क्वायर वेलोसिटी होगी प्लस इस लेवल की हाइट तो जीरो ही है ना, क्योंकि हाइट तो हम इसी लेवल से मेजर कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, जीरो। अब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हम ये बोलें सिंस ये जो एरिया है, मान लो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम ले लें कैपिटल ए तो हम इस क्रॉस सेक्शन को ले चुके हैं। तो एक काम करते हैं कि इनके नाम हम पी और क्यू रख देते हैं। वैसे हमको इन क्रॉस सेक्शंस के नाम की जरूरत ही नहीं है, बट रखे हैं तो चलो इनके नाम बदल के हम रख देते हैं पी एंड क्यू। और ये वाला जो इसका जो एरिया है ओरिफिस का, इसको हम लोग ले लेते हैं स्मॉल ए। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि यहां पे दोनों तरफ एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है तो क्लियरली यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि सिंस एरिया ए इज मच ग्रेटर देन दिस, तो जो वेलोसिटी v होगी वो मच ग्रेटर देन v डैश होगी। ये वाली जो वेलोसिटी है बहुत कम होगी, ये वाली वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं टर्म को। तो इस वाली टर्म को हमने यहां इग्नोर कर दिया, तो रो जी एच इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। बताओ, रो से रो कैंसिल हुआ, 2 को इधर ले जाओ, देयरफॉर v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा अंडर रूट 2gh। और यही है टॉरिस-हिलीज लॉ। देखो दोनों वेलोसिटीज क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये प्रूव हो गया। थोड़ा सा और इसको डिस्कस हम करें कि जैसे जैसे लेवल गिरेगा ये हाइट गिरेगी, ये हाइट अगर कम होगी तो इसके ऊपर जो लिक्विड इसको दबा रहा है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। और अगर ये हाइट कम होती जा रही है तो आप कम वेलोसिटी कम हाइट से एक बॉडी को ड्रॉप करोगे तो वो भी तो कम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी ना। तो जैसे जैसे ये हाइट कम होगी इसकी वेलोसिटी घटेगी, ये वाली भी घटेगी, वो वाली भी घटेगी, तो हर बार ये वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव कर लेना इसको, प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर लिख